नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राम अवतार जहांगीर कनकावती कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, केकड़ी के अंदर कनकावती कोचिंग क्लासेस का मतलब ऑफलाइन बैच चल रहा था इतने दिनों से, लेकिन अब बच्चों की मांग और हमने भी सोचा कि इसको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, तो ये हमने नई मुहिम चालू की है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम उतरे हैं। आशा करता हूं कि आप सबको बिल्कुल बहुत पसंद आ रहा है और 2 दिनों से हम देख रहे हैं जो 2 क्लासें डली है उस पर आपका भरपूर प्यार और सहयोग देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि राजस्थान की जो संस्कृति है वो संपूर्ण विश्व के अंदर विख्यात है। यहाँ के मेले, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, लोकगीत, लोक नृत्य, इन सबको देखने के लिए मतलब राजस्थान में आते हैं और इनका लुत्फ उठाते हैं। यहाँ की भाषा, बोलियां, वेशभूषा, इन्हीं के कारण राजस्थान को रंगीला राजस्थान की उपाधि भी मिली हुई है। तो उन्हीं सब चीजों को मैं समेटते हुए हर टॉपिक के हिसाब से आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा और मुझे पता है, मुझे आशा है कि आप सबको वो बहुत पसंद आएगी। इसी चीज को लेते हुए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कला और संस्कृति की। ये अपने सामने रहेंगे टॉपिक, कला संस्कृति के सारे टॉपिक रहेंगे। इसको मैं क्रम वाइज आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे कि हो गए आपके त्योहार की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के महीने जो भी है। हिंदू महीने चलते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी महीने भी चलते हैं, इस्लामी महीने भी चलते हैं। इनका क्रम क्या रहता है, कितने महीने रहते हैं, हर महीनों में क्या क्या इनमें फेस्टिवल होते हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। इसके बाद लोक देवता और लोक देवियां। राजस्थान लोक देवी देवताओं की जननी मानी जाती है। यहाँ पर खूब योद्धा पैदा हुए हैं और उन्हीं के नाम से इतिहास रचा हुआ है राजस्थान ने। उन चीजों को मैं आपको अलग अलग टॉपिक के हिसाब से लोक देवता और लोक देवियां दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन मेलों की। तो मेले लोक देवी देवताओं के पर ही निर्भर है, सारे उनके नाम पर ही बने हुए हैं और उन्हीं के नाम पर चलते हैं ये। उसके अंदर लोक मेले भी हैं और पशु मेले भी हैं। जो लोक मेला होता है वो मिनिमम 1, 2, 3, 4, 5 दिनों तक चलता है। इसी के साथ जैसे पशु मेला है तो उसके अंदर कोई पशु वगैरह को बेचने आता है, कोई खरीदने आता है, तो वो लगभग हाईएस्टली 1 महीने तक का अपना पशु मेला चलता है। जो गोगामेड़ी का पशु मेला है, नौहर हनुमानगढ़ में लगता है, वो हाईएस्ट चलने वाला 1 महीने का मेला वही है पशु मेला। उसके अंदर अलग अलग नस्लों के जानवरों की बिक्री होती है और खरीदी होती है। इसी प्रकार महोत्सव, ये 1 दिवसीय महोत्सव होता है, मेलों के साथ में चलता है और इसकी तो झांकियां वगैरह देखने वो आकर्षण देखते ही बनता है। इसके अंदर वो महोत्सव में मैं आपको मेले के बाद में बताऊंगा। होलियां, राजस्थान में हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होली प्रसिद्ध है। जैसे केकड़ी की अपन बात कर लेते हैं, कनकावती की अगर बात कर लेते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर अंगारों की होली प्रसिद्ध है जो दीपावली पर खेली जाती है। वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जब होलियां पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल सारी बातें और अच्छे से समझा दूंगा। इसी प्रकार वाद्य यंत्र जो अलग अलग फड़ों के वाचन में, गानों पर, नृत्यों पर, उन पर बजाया जाता है, उनको भी मैं आपको बिल्कुल चित्रों के हिसाब से बिल्कुल हर चीज बता दूंगा, बिल्कुल खोल खोल के। लोकगीत, राजस्थान के जो लोकगीत है वो भी मैं आपको एक एक चीज हर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आपको पूरे लोकगीत बताऊंगा। इसी तरह बात करते हैं अपन लोक नृत्यों की, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर कैसे लोक नृत्य होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। लोक नाट्य, लोक नृत्य, नाटक इसमें होता है, ये नृत्य होता है, ये नाटक होता है। संत और संप्रदाय की बात करते हैं दोस्तों, तो संत और संप्रदाय आज अपन जब बात कर रहे हैं तो ये किसी चर्च या कोचिंग संस्थान की अगर बात करते हैं अपन, जो भी वर्तमान में चर्च चलते हैं या कोई कोचिंग संस्थान चलते हैं। इसी तरह पहले के टाइम पे संत और संप्रदाय, जो संप्रदाय चला करते थे, जो अपने सामाजिक जीवन में और इनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया करते थे, जैसे कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना, उनको धार्मिक शिक्षा देना, वो सब चीजें संत और संप्रदाय की हुआ करती थी, जिसमें एक संत मिलकर एक उनको अनुयायी बनाता था और उस संप्रदाय को आगे तक पहुंचाता था, जो बच्चों के और समाज के निर्माण के अंदर काम किया करते थे। राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं, राजस्थान में भाषाओं की अगर बात करें अपन तो राजस्थानी भाषा ही है जिसको संविधान के अंदर कोई मान्यता नहीं मिली हुई है वर्तमान के अंदर। राजस्थानी भाषा की अगर बात करते हैं अपन तो इसको संविधान में कोई मान्यता नहीं है। भारत के अंदर कुल अगर भाषाओं की बात करते हैं अपन तो 22 भाषाएं हैं दोस्तों। इन 22 भाषाओं के अंदर अपनी राजस्थानी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। नहीं होने का कारण क्या है कि यहाँ पर
हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग बोलियां बोली जाती है। तो सरकार भी कंफ्यूज है कि कौन सी बोली को अपन राजस्थान की एक मुख्य भाषा घोषित करें। तो चर्चा चल रही है वर्तमान में कि मेवाती को बनाए, हाड़ौती को बनाए, मेवाड़ी को बनाए, मारवाड़ी को बनाए। हालांकि संपूर्ण राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं तो पुराने टाइम में प्राचीन काल में ढूंढाड़ी भाषा जो है, ढूंढाड़ी बोली है, वो बोली जाती थी। और वर्तमान में अगर बात करते हैं तो मारवाड़ी का ज्यादा क्रेज है। तो अब देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अगर लेती है तो राजस्थानी भाषा को भी संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी। इसी के बाद साथ बात करते हैं अपन साहित्य की। तो साहित्य में ग्रंथ, लेखकों के द्वारा लिखी हुई किताबें, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, जिनमें बहुत सारी कहानियां भी लेके आऊंगा मैं आपके सामने, जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये बोलियां मैंने बताई दी आपको, हर क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है। और पहले जब बात करते हैं अपन, नए जिले नहीं बने, राजस्थान में कुल 33 जिले हुआ करते थे। और उसके बाद में जब 19 नए जिले बनाए गए तो टोटल अपने 50 जिले हो गए। इसमें 33 और 19 वैसे तो 52 होते हैं, लेकिन जयपुर जो मुख्य जिला था वो हट चुका है, और जोधपुर जो मुख्य जिला था वो हट चुका है। तो इसके बाद में 52 में से 2 गए तो 50 बचते हैं। और फिर इन्हीं के टुकड़े हो गए। जयपुर के कोटपुतली निकला है, जयपुर ग्रामीण निकला है। इसकी अगर अपन बात करते हैं जोधपुर से, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, और उसी में से निकला एक फलोदी जिला। तो अपन बात करते हैं टोटल 50 जिले हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं दोस्तों। इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती है, और उसी के कारण अपना राजस्थान जो है एक अलग ही मतलब पहचान बनाए हुए हैं। जनजातियों की बात करते फिर अपन इसके बारे में, तो राजस्थान में कुल 12 जनजातियां निवास करती है दोस्तों। 12 में से सर्वाधिक जो बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से निवास करने वाली, वो है मीणा जनजाति। और सबसे पिछड़ी जनजाति की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो वह सबसे पिछड़ी जनजाति भील जनजाति। और सर्वाधिक संख्या की बात करते हैं तो वो कौन सी है? मीणा। और एक और अभी क्वेश्चन आया था पिछले पेपरों के अंदर कि राजस्थान की सबसे नवीन आदिम जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों वो है सहरिया, सबसे नवीन आदिम जनजाति। और सबसे पिछड़ी जनजाति की बात करते हैं तो भील है, और सबसे नवीन आदिम जनजाति की बात करते हैं तो वो कौन सी दोस्तों? सहरिया। सबसे शिक्षित, सबसे संपन्न और सर्वाधिक जनसंख्या वाली की बात करते हैं तो वो है मीणा। ये तो मैं बस मोटी मोटी आपको बात बता रहा हूँ कि ये अपने टॉपिक रहेंगे। इनको तो फिर मैं बाद में खोल खोल के हर चीज को ऐसे बताऊंगा कि आपको मजा नहीं आए तो कहना। इसके बाद बात करते हैं अपन वेशभूषा और आभूषण। राजस्थान में अनेक प्रकार की वेशभूषाएं हैं, अनेक प्रकार के आभूषण हैं, और देखते ही यहाँ का बनता है माहौल। तो वेशभूषाओं को मैं अलग अलग तरीके से बिल्कुल बताऊंगा आपको कि कौन से क्षेत्र में कौन सी वेशभूषा है, वहां पर कैसे आभूषण पहने जाते हैं, जनजातियों में कैसे वस्त्र पहने जाते हैं, जनजातियों की जो महिलाएं हैं वो कैसे आभूषण पहनती है, कौन सी जनजाति ऐसी है जिसके अंदर आदमी भी आभूषण ग्रहण करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको जनजातियों के माध्यम से बताऊंगा। ये वेशभूषा और आभूषण। इसके बारे में बात करते हैं अपन चित्रकला की। राजस्थान की चित्रकला तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है हर चीज में। देखते हैं अपन बनी ठनी की बात करते हैं, किशनगढ़ के अंदर किशनगढ़ की बात करते हैं, उसमें भारत की मोनालिसा कहलाती है वो बनी ठनी। वो चीजों को मैं आपके सामने लेके आऊंगा। हस्तकला की बात करते हैं। हस्तकला, राजस्थान को हस्तकला का क्या कहा जाता है? अजैब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में जो सर्वाधिक जो कमाई होती है दोस्तों वो हस्तकला से ही होती है, हाथों की कला से होती है। फिर बात करते हैं रीति रिवाज और प्रथा की बात करते हैं। रीति रिवाज दोस्तों वो है रीति रिवाज को अपन नया बना सकते हैं, लेकिन जो प्रथा होती है दोस्तों वो प्राचीन काल से चलती आ रही है। और प्रथाओं पर तो अपने राजाओं ने, सरकार ने ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी जिस पर रोक लगाने का प्रयास भी किया था। हालांकि वो बहुत सारी प्रथाएं ऐसी जो अभी तक भी चलती आ रही है, जो समाज के लिए नुकसानदायक भी है। लेकिन राजा और महाराजा जो हुए हैं पुराने, सरकार उन पर प्रयास किया था, उसमें बहुत सारी में तो मतलब उनको मिल गई थी, परिणाम मिले थे उसके। लेकिन रीति रिवाज ऐसी चीज है जैसे कि 3 प्रकार के रीति रिवाज में पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले बात करूंगा मैं जन्म से संबंधित, उसके बाद में मैं बात करूंगा आपको विवाह से संबंधित, और उसके बाद में मैं बात करूंगा आपसे मृत्यु से संबंधित। तो रीति रिवाज तो अपन क्या कि नया हाथों हाथ भी अपन क्रिएट कर सकते हैं कि हमने नया ट्रेंड चालू किया है। ये हमने जैसे आजकल क्या चलता है कि वो गोद भराई की रस्म के बाद के अंदर भी बच्चा जन्म लेता है, उससे पहले कुछ नई नई रस्में चालू कर दी। बच्चे की पोस्ट बोर्न और पहले की बोर्न की, मतलब पैदा होने से पहले की फोटो खिंचवाने लग जाते हैं। तो रीति रिवाज तो अपन क्या कि नया क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो प्रथा है
ये प्राचीन काल से चलती आ रही है, इनको अपन नया क्रिएट नहीं कर सकते। इनको तो सरकार ने और राजा महाराजों ने बंद करने का ही प्रयास किया था, जो समाज के लिए गलत थी। इसके बाद अगर बात करते हैं स्थापत्य कला की, ये सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा अपना, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे दुर्ग और किले, कौन कौन से जिले में कौन कौन सा दुर्ग, इनके प्रकार पढ़ाऊंगा मैं आपको, शुक्र नीति के अनुसार, मनु नीति के अनुसार वो कितने भागों में इनको बांटा गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है, सबसे ज्यादा युद्ध किसमें हुए हैं, सबसे ज्यादा अधिता स्वीकार करने वाला दुर्ग कौन सा है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मंदिर, मस्जिद, मकबरे, पावड़ियां, छतरियां, अकादमियां और संग्रहालय, ये सब चीजें मैं आपके सामने लेके आऊंगा, टॉपिक वाइज लेके आऊंगा मैं आपके सामने। अपना पहला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेंगे राजस्थान के त्योहार रहेंगे। इसके बाद में बिल्कुल ये क्रम है दोस्तों, इसको मैंने बिल्कुल जमाया हुआ है इनके हिसाब से कि त्योहार पढ़ने के बाद अपने को लोक देवता पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, इसके बाद मेले पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा, क्योंकि त्योहार पर टिके हुए लोक देवता और लोक देवियां, त्योहार लोक देवता पर टिके हुए मेले, इन पर टिके हुए महोत्सव, होलियां, वाद्य यंत्रों पे लोक देवता काम में आएंगे अपने। तो बिल्कुल ये क्रम वाइज अपने चलेंगे, तो आपको भरपूर सहयोग बनाए रखना है, क्लास को बिल्कुल अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा आपके। अब अपना जो पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो है राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर त्योहार का टॉपिक रहेगा अपना पहला। और जैसा कि अब मैंने समझाया था उसको, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बैग जाके भी उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन हिंदी माह के नाम। आज की जो जनरेशन है दोस्तों, वो इन महीनों को भूलती जा रही है, जैसे जैसे दिन आ रहे हैं इन महीनों की उनको नॉलेज ही नहीं होती है, वो जानते हैं केवल ये वाले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अंग्रेजी माह की इनको फुल नॉलेज होती है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो भी इसी के अनुरूप करते हैं, लेकिन ये वाली संस्कृति बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। नई पीढ़ी के अंदर इन चीजों का कोई मतलब महत्व नहीं रहा है, लेकिन मैं इन चीजों को बिल्कुल ऐसे लेके आऊंगा आपके सामने कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अपन बात करते हैं चैत्र महीने की, तो ये हिंदू जो अपना धर्म है इसके अंदर ये पहला महीना माना जाता है अपना। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि चैत्र का जो महीना है, क्या चैत्र महीना शुरू होते ही अपना हिंदुओं का नया साल शुरू हो जाता है क्या? नहीं, हिंदुओं का जो नया साल शुरू होता है वो चैत्र के शुक्ल पक्ष में शुरू होता है, ये शुक्ल पक्ष में शुरू होता है ये, जबकि चैत्र का जो महीना है दोस्तों वो कृष्ण पक्ष में ही शुरू हो जाता है। इन पक्षों के नॉलेज भी मैं आपको अच्छे से दूंगा, लेकिन अभी मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि महीने की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो कृष्ण पक्ष में होती है, और महीने का जो दूसरा पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में जो 15वें दिन आती है वो मैंने बताया था आपको अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में जो 15वां दिन है वो है आपकी पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा ये किसी भी महीने में जाओ आपको ये देखने को मिलेगी। अमावस्या बिल्कुल काली रात उस दिन, और पूर्णिमा के दिन आपको पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो बात करते हैं अपन, चैत्र महीना हो गया अपना, बैसाख का महीना, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब इन महीनों को भी दोस्तों अलग अलग भागों में बांटा गया है कि कौन से में शीत ऋतु है, कौन से में ग्रीष्म ऋतु है और कौन से में शरद ऋतु है। ये 3 मुख्य ऋतुएं होती है दोस्तों। तो अपन चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इनकी अगर बात करते हैं अपन, तो ये ज्येष्ठ का जो महीना है ये सर्वाधिक गर्मी वाला महीना है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा अभी, इनमें समझ में नहीं आएगा, आपको इनमें समझ में आएगा, और ये उनको मैं उधर ही आपको दर्शाने वाला हूं। ज्येष्ठ के महीने में सर्वाधिक गर्मी हो गई आपके। अब बात करते हैं पौष के महीने में, इसमें पड़ती है आपकी सर्वाधिक सर्दी। और श्रावण के महीने में बात करते हैं तो सर्वाधिक बारिश वाला जो महीना है वो कौन सा है? श्रावण का महीना है। अब मैं बात करता हूं कि कैसे कैसे क्या करना है। जो मैं इनको इधर ले आता हूं, ये आप एक बार ये भी देख लो पहले। इसमें पहला महीना होता है आपका जनवरी का, तो जरूरी नहीं है कि ये जनवरी आएगा तभी वो चैत्र आएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल मैं मानता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। इसमें पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके बारे में सबको नॉलेज होती है। शुरू से लेकर आखिर तक अपन यही देखते आ रहे हैं। कैलेंडर में जब अपन देखते हैं तो ऊपर ही ऊपर बिल्कुल यहाँ लिखा होगा जैसे कि जनवरी का महीना है और ये 2023 चल रहा है, ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है। फिर इधर अपन बात करते हैं रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र
और शनि। ये ऐसे अपने पास में 7 दिन होते हैं सप्ताह के। इसमें रविवार होगा, इनमें तारीखें बटी होती है सारी। 7 दिन का ये सप्ताह हो गया। अब इसमें तारीखों के हिसाब से बटी हुई रहेगी। जैसे कि आप मान लो 1 तारीख को ये संडे है, 2 को ये हो गया, 3, 4, 5, 6 और 7, और वापस ऊपर आ जाएंगे अपन तो कौन सा हो जाएगा ये 8वां। ये 7 दिन का सप्ताह होगा। जो आपको सामने बोर्ड पर ये दिखाई दे रहा है, ये सारा जो पंचांग है ये कौन से माह का है? ये ईस्वी माह का है, चाहे आप इसको बोल दो अंग्रेजी माह का है। और यही अभी संस्कृति अपने चलती आ रही है और अपन इसी को मानने लग गए हैं। लेकिन हिंदू जो संस्कृति की अपन बात करते हैं तो यही महीने अपने ज्यादा काम में आएंगे। अपन लोक देवता लोक देवियां पढ़ेंगे, संत संप्रदाय पढ़ेंगे, सब में अपने मेलों के अंदर सब में यही चीज काम में आने वाली है। तो मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आपको ये सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब अपन यहां पर बात कर लेते हैं कि चैत्र का महीना। चैत्र का महीना दोस्तों आता है मार्च और अप्रैल के अंदर। आधा या तो इधर या आधा उधर, चाहे 10 दिन इधर चाहे 20 दिन उधर, कैसे भी करके मार्च और अप्रैल में अपने चैत्र का महीना रहने वाला है। ये वापस नीचे आ जाएगा अप्रैल, और ये वाला मई। ये वाला हो जाएगा मई और जून। ये वाला हो जाएगा जून, जुलाई। ये वाला जुलाई, अगस्त। ये वाला अगस्त, सितंबर। ये वापस सितंबर, अक्टूबर। ये वाला अक्टूबर और नवंबर। ये वाला नवंबर और दिसंबर। नीचे दिसंबर, जनवरी। ये जनवरी और फरवरी, और ये वापस नीचे नीचे आ जाएगा फरवरी और मार्च। वापस ऊपर गए तो अपने को कौन मिला देखने को? मार्च वापस ऊपर अपने को देखने को मिल गया। अब मैंने जो बात की थी वो मैंने जो मिटाया था, कि बात करते हैं मई और जून। दोस्तों आपको पता होगा जो अपने स्कूलों के अंदर गर्मियों की छुट्टियां, जिनको अपन अंग्रेजी में कहते हैं समर वेकेशन, वो आता है अपने मई और जून के अंदर। 15 मई से शुरू होता है, जून का पूरा महीना होता है, वापस 1 जुलाई से अपनी स्कूलें खुलती है। तो वो मई और जून की बात करते हैं। मैंने लिखा था आपको ज्येष्ठ के महीने में सर्वाधिक गर्मी। जेठ के महीने में क्या पड़ गई आपके? सर्वाधिक गर्मी पड़ गई। अब बात करते हैं अपने ये दिसंबर और जनवरी, और ये कौन से महीने में आ रही है? पौष के महीने में आ रही है। तो इसमें सर्वाधिक सर्दी, जो वेकेशन जो अपने अभी ये चल रहा है, अपने अभी मौसम तो सर्दी का मौसम चल रहा है, दिसंबर और जनवरी में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। इसी के साथ बात करते हैं जुलाई और अगस्त, यानी कि श्रावण का महीना है दोस्तों। इसमें सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक बारिश होती है इस महीने, अपने श्रावण के महीने के अंदर, जो जुलाई और अगस्त में पड़ती है बारिश। अब मैं इसको आगे ले चलता हूं आपको। ये जनवरी फरवरी वापस अपने सामने आ गए। अब मैं ये देखो एक बार, ये आ गया अब अक्टूबर और नवंबर। इसमें अपन ने पढ़ा था कार्तिक का महीना, और कार्तिक की जो अमावस्या होती है, इसको अपना एक त्योहार पड़ता है जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, दीपावली का त्योहार। वो कार्तिक महीने की अमावस्या को आती है, जो अक्टूबर और नवंबर में ही हमेशा आती रहती है। और मार्च अप्रैल की, अगर फरवरी और मार्च की बात करें तो इसमें अपन ने जो महीना पढ़ा था वो है फाल्गुन का महीना। और फाल्गुन के महीने में अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें भी अपना एक होली का त्योहार आता है, जो फरवरी और मार्च। 90% अगर बात करें तो वो मार्च है, लेकिन अगर कुछ 10% अगर बात करें तो वो फरवरी में आ जाता है कभी कभार। जो अगस्त का महीना है, इसके अंदर रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार आता है अपने श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आती है, जो अगस्त के महीने में आती है। वो बात कर लेते हैं अपन मुस्लिम महीनों की। तो दोस्तों हिंदू महीने और अंग्रेजी महीने ये अपन ने देखे हुए होंगे, लेकिन ये मुस्लिम महीने क्या है, थोड़े अटपटे से दिखते हैं और याद होने में भी दिक्कत आती है इनके अंदर। हमने देखा भी नहीं होता कभी। महीने तो छोड़ेंगे, त्योहार भी अपने को याद नहीं रहते। स्कूल टाइम में अपने केवल इतनी सी नॉलेज थी कि एक तो मुहर्रम आता है जिसकी अपने को छुट्टी होती है ताजिया की, एक आती है ईद जिसमें भी 2 प्रकार है इसके भी, एक तो होती है मीठी
और एक होती है बकरा ईद। ये दो प्रकार की ईद है। मुस्लिमों के या इस्लामों के मतलब इस धर्म में जो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दोस्तों, वो मीठी ईद का त्योहार माना जाता है। क्योंकि ये कब आता है? ये रमजान के महीने में इस संप्रदाय के लोग रोजे रखते हैं। इस संप्रदाय के लोग वो रोजे जैसे ही खत्म होते हैं, रोजों का जो अंतिम दिन होता है वो मीठी ईद ही होता है। और ये इनका सबसे बड़ा क्या माना जाता है? त्योहार माना जाता है। इसी त्योहार के साथ में रोजे खत्म होते हैं इनके, और इसके 70 दिन बाद में आती है बकरा ईद। तो अपन अगर सीधा सा क्वेश्चन अपने को पूछा जाए पेपर के अंदर कि मुस्लिम संप्रदाय का या मुस्लिम धर्म का या इस्लामी धर्म का या हिजरी सन का सबसे बड़ा अगर कोई त्योहार है तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है मीठी ईद, जिसका दूसरा नाम क्या है? ईद उल फितर। ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है इनका। मैं इस सन की बात कर लेता हूं एक बार। इस सन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, पहले अपन महीने देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो महीना है वो है मुहर्रम का महीना। तो मुहर्रम के महीने के अंदर क्या होता है? ताजिए की सवारी निकाली जाती है, और ये इमाम हुसैन की शहीदी दिवस के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। और ये मुस्लिम समुदाय का जो है ये सबसे ज्यादा मतलब है गम वाला जो त्योहार माना जाता है वो कौन सा है? मुहर्रम का त्योहार है। और ये मुहर्रम के महीने मनाया जाता है, जिसके अंदर ताजिए की सवारी निकाली जाती है दोस्तों। इसके बाद में दूसरा जो महीना इनका वो है सफर का महीना। इस बात करते हैं रबी उल अव्वल के महीने में दोस्तों, तो इसमें आता है 12 वफात का त्योहार। जो इसके 12वें दिन आता है ये रबी उल अव्वल के 12वें दिन। और ये जो त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। हजरत मोहम्मद साहब इन्होंने ही हिजरी सन की शुरुआत की थी दोस्तों। कब की थी वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल वाइज बताऊंगा अभी। हजरत मोहम्मद साहब ने इस सन की शुरुआत की थी, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12वें दिन 12 वफात के महीने में ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार का जो दूसरा नाम है दोस्तों, ये है ईद उल मिलादुल नबी। ईद उल मिलादुल नबी का ये त्योहार है, जिसका दूसरा नाम है 12 वफात। इसके बाद अपन बात करते हैं रज्जब के महीने की दोस्तों। इनको मैं महीनों को एक एक करके क्रम वाइज आपको याद कराऊंगा, लेकिन मैं आपको इनमें बता देना चाहता हूं कि इनमें कौन कौन से त्योहार आते हैं मुस्लिमों के। रज्जब के महीने में उर्स लगता है दोस्तों, और उर्स कहाँ का है? अजमेर का। अजमेर का उर्स है हजरत मोहम्मद अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो किसकी सेना के साथ में आए थे? मोहम्मद गोरी की सेना के साथ में पहली बार ये अजमेर आए थे। उस समय अपने अजमेर का जो शासक था दोस्तों, वो चौहान वंश का कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। उस समय ये अपने अजमेर में आए थे, और इन्होंने चिश्ती परंपरा की नींव अजमेर में उसी साल डाली थी यहाँ पर आके। तो इन्हीं की याद के अंदर उर्स लगता है दोस्तों इनका। वो कितने दिन का लगता है? ये 6 दिन का लगता है। 1 रज्जब से लेके 6 रज्जब तक इनका उर्स लगता है यहाँ पर। और 9 रज्जब को इनकी अंतिम रस्म होती है, जिनको झंडा चढ़ाया जाता है। ये 9वीं रजब को होता है। बाकी 1 से 6 तक इनका ये उर्स लगता है। इनको जब अपन त्योहारों को अलग से पढ़ेंगे, ये तो भी मैं महीने बता रहा हूँ आपको, जब अपन त्योहार पढ़ेंगे इनके अलग अलग, तब मैं आपको सारी डिटेल इसकी लिखाऊंगा। आप मतलब देखते जाओ अभी साथ के साथ। शव्वाल का महीना हो गया, रमजान का महीना हो गया। इसमें रखे जाते हैं दोस्तों रोजे रखे जाते हैं रमजान के महीने के अंदर। आपको याद होगा जब अपन स्कूल लाइफ के अंदर थे, उस समय एक ईदगाह नामक एक पार्ट हुआ करता था अपने, एक ईदगाह नाम से। उसमें हामिद था जो अपनी दादी के लिए 3 पैसे का चिमटा लाया था। वो रोजे उस टाइम रोजे ही थे, वो रमजान का ही वो महीना था। उस समय की ये बात है, वो जब ईदगाह के पार्ट में आई थी बात। इसके बाद आता है शव्वाल का महीना। इसके प्रथम दिन मीठी ईद मनाई जाती है दोस्तों। प्रथम दिन शव्वाल महीने के प्रथम दिन, जब रमजान के महीने में पूरे महीने के अंदर जब रोजे रखे जाते हैं, तो उसकी रोजे को जब उतारा होता है तो वो मीठी ईद के साथ ही होता है। और उसमें भी एक शर्त होती है दोस्तों, वो है शर्त चांद के दिखने पर। चांद के दिखने पर अपने को टीचर भी बोला करते थे जब अपन स्कूल में जाते थे कि बेटाओ हाल अगर चांद दिखे
तो छुट्टी है, और कौन दिखे तो स्कूल में पाचो आनो है। तो ये चांद के दिखने पर ये मीठी ईद मनाई जाती है, और इसी के साथ में रोजे खत्म हो जाते हैं। और इसके 70 दिन बाद में, 70 दिन बाद जिलहिज की 10वीं तारीख को, 10वीं तारीख को या 10वें दिन बोल दो आप, वो मनाई जाती है बकरा ईद। बकरा ईद मनाई जाती है। इसको अपन अलग अलग बिल्कुल खोल के पढ़ेंगे, बिल्कुल इनको हर महीने के हिसाब से। मैं आपको एक मोटा मोटा सा इसमें से बता रहा हूं। मैं बात कर लेता हूं आपके सामने कि कौन से सन की शुरुआत किसने की थी, वो वापस अपन अलग पेज पर पढ़ेंगे। यहाँ पर कि विक्रम संवत होता है सबसे पहले, फिर आता है आपका ईसवी सन, फिर आता है शक संवत, और अंत में आता है कौन सा, हिजरी संवत। तो दोस्तों अपन बात करते हैं विक्रम संवत की, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले होने का मतलब है कि ईस्वी सन 2nd नंबर पर आया, शक संवत 3रे पर आया, और हिजरी संवत की बात करें तो वो कौन से नंबर पर दोस्तों, 4थे नंबर पर है। विक्रम संवत की बात करते हैं। इसकी शुरुआत की थी दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। ईस्वी सन की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की थी ईसा मसीह ने। ईसा मसीह ने ईस्वी सन की शुरुआत की थी, और विक्रम संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। शक संवत की अगर अपन बात करें, तो अगर इसमें वंश पूछे आपको कि कौन से वंश ने की, तो वो है कुषाण वंश। और अगर आपको कोई इकलौता शक से पूछे कि कौन से राजा ने की थी, तो उस राजा का नाम है आपके सामने कनिष्क। अधिकतर पेपरों के अंदर इसी का जिक्र है कि कनिष्क ने कौन से वंश की शुरुआत की थी, शक संवत की शुरुआत की थी। और अगर वंश पूछे तो कौन सा है वो, कुषाण वंश। हिजरी संवत की शुरुआत मैंने आपको पिछले वाले उसमें पेज में बताई थी। हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत की शुरुआत करी थी। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में अपन कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, ईस्वी सन की शुरुआत कब हुई थी, और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, और हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो सामने आपके सामने मैं एक चीज लिख देता हूं। अपन आधार मानेंगे ईस्वी सन को, आधार मानते अपन 0 से, इसको आधार मान लेते हैं। जब ये 0 था तब ये आपका प्लस का 57 था, ये आपका माइनस का 78 था, और ये आपके माइनस के 622 थे। समझ गए दोस्तों। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूं आपको। अगर ये 0 है तो ये 57 प्लस चल रहा है उस टाइम पे, ये माइनस के 78 है, और ये माइनस के कितना है दोस्तों, 622 है। ये अगर 0 चल रहा है, और आज कितना चल रहा है, ये 2023 अगर आज का चल रहा है, आप इसको कहीं से भी निकाल लोगे तो भी आपका राइट ही आना है। 2023 अगर ये चल रहा है, तो अपन ये निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 57 ऐड करना पड़ेगा। ये वाला निकालने के लिए 78 माइनस करना पड़ेगा। इसकी बात ही अलग है, इसको अपने को अभी इसमें इंक्लूड नहीं करना है कि आप 622 माइनस कर दोगे तो एडजेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। वो मैं बता दूंगा अभी वो कैसे नहीं आएगा। जो ये 57 हो गया, अब इसको जोड़ते हैं अपन तो ये हो जाता है 2080, और वर्तमान के अंदर ये कौन सा चल रहा है, 2080। जो विक्रम संवत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते अपन, तो वो कौन सा चल रहा है दोस्तों, 2080 चल रहा है। और ईसाई धर्म का जो अपना कैलेंडर है, ईस्वी सन है, वो भी चल रहा है अपना 2023। तो अपन ये मान लेते हैं क्या कि 1 जनवरी को अगर ये शुरू होता है तो ये भी 1 जनवरी को शुरू होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत होती है अपने 1 जनवरी को, इसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी को, जबकि ये उसी साल के अंदर जब चैत्र का महीना आएगा तो उसकी शुक्ल पक्ष को ये अपना चेंज हो जाएगा, चाहे वो मार्च में हो चाहे वो अप्रैल में हो। इन दोनों महीनों में से किसी भी एक महीने में अपना ये साल चेंज होगा, जो अपने हिंदुओं का है विक्रम संवत है। तो इसकी शुरुआत अपन लिख देते हैं, तो वो कब होगा, चैत्र शुक्ल एकम, ना कि 1 जनवरी को। 2023 के महीने में, मतलब 2023 के साल के अंदर जो अपना जो हिंदुओं का जो नया साल शुरू होगा वो कब होगा, चैत्र शुक्ल एकम के अंदर के दिन। और तारीख कोई सी भी हो सकती है, वो कौन कौन से महीनों में आएगी, या तो मार्च में आ जाओ चाहे अप्रैल में आ जाओ। इसकी बात करते हैं अपन, तो 2023 में से अगर 78 माइनस करते हैं अपन तो कितने बचेंगे, 13 में से 8 गए तो 5, 4 और 1945। तो वर्तमान के अंदर अगर अपन बात करते हैं
कि शक संवत कौन सा चल रहा है, तो वो कौन सा है 1945। और इसकी बात करते हैं सीधी भाषा में अपन, तो हुआ क्या था दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो सऊदी अरब के मक्का में हुआ था दोस्तों। मक्का में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने मतलब वहां के जो प्रतिष्ठित आदमी थे, प्रतिष्ठित वर्ग था, उनसे तंग आकर ये मक्का से मदीना के लिए पलायन कर गए थे। कहाँ चले गए, मक्का से मदीना पलायन कर गए थे ये। और मदीना जाके इन्होंने इस सन की शुरुआत की थी, हिजरी सन की, जो वार था उस दिन शुक्रवार। और अगर अपन तारीख की बात करें दोस्तों, तो ये तारीख थी 16 जुलाई, और सन की बात करें तो वो कौन सा है 622 ईस्वी। शुक्रवार का दिन था वो, जुलाई की 16 तारीख थी, और 622 क्या था दोस्तों, ईस्वी सन था। उस दिन ये मक्का से मदीना पलायन कर गए थे। विशिष्ट जो वर्ग था उनसे तंग आकर ये वहां चले गए थे। और ये दोनों जगह मक्का और मदीना दोनों कहां पड़ती है दोस्तों, सऊदी अरब में पड़ती है ये। और इनका जन्म भी अगर अपन बात करें तो मक्का में हुआ था, सऊदी अरब के में। ठीक है दोस्तों, शुक्रवार 16 जुलाई 622 ईस्वी। इसका सीधा सा अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि हिजरी सन की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है, शुक्रवार 16 जुलाई 622 ईस्वी को। इसमें एक और मैं फैक्ट बता देता हूं आपको। हिजरी संवत की बात कर लेते हैं अपन। प्रत्येक महीने के अंदर 28 से 29 दिन होते हैं, और पूरे साल के अंदर 354 या 355 दिन होते हैं। यानी कि हर साल के अंदर कितने दिन कम हो गए, 10 दिन लेस हो गए। तो 3 साल के अंदर एक महीना कम हो जाता है। प्रत्येक 3 साल में एक महीना कम हो जाता है, जो आगामी 50-60 सालों के अंदर जाके इनको अंतिम जो महीना है जिलहिज का, उसमें जाके इनको कवर करते हैं ये। तो अपने को सीधा सा उसका ध्यान रखना था। ये वाली वो चीज थी कि हिजरी संवत की जो शुरुआत हुई है दोस्तों वो कब हुई है, शुक्रवार 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुई है। अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है। और विक्रम संवत की बात करें अपन, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी +57 ये हो गई आपकी विक्रम संवत। ये ईस्वी सन से दोस्तों है +57। और इसका जो सीधा क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, ये ऐसे आता है कि विक्रम संवत की शुरुआत +57 ईसा पूर्व को हुई थी। बात खत्म। इतना ही ध्यान रखना आपको कि विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई है वो 57 ईसा पूर्व को हुई है। वो कैसे पता रखना आपको, ईसा पूर्व का मतलब ईसा पूर्व, और अपन वर्तमान में जो देख रहे हैं वो है ईस्वी सन। तो ईस्वी सन शुरू होने से पहले जितने भी साल थे वो किस में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं ईसा पूर्व के अंदर। तो 57 ईसा पूर्व के अंदर इसकी विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, और इसके 57 साल बाद में ये अपना ईस्वी सन चला था। ये मैंने बताया था पिछली बार में, उसमें ये चल रहा है 2080 और ये चल रहा है 2023। इसमें अपन ने प्लस किए थे 57, तो कितने हो गए 2080। इस वाले में यहाँ पर अपन ने शक संवत पढ़ा था, इसको माइनस के 78 किए थे अपन ने, वो कितने आ गए थे 1945। जो ये सामने लिखा हुआ आपके, ये सारी चीज। शक संवत 1945, ईस्वी सन 2023, और विक्रम संवत कौन सा है 2080। ठीक है दोस्तों, आपको शुरुआत जो है वो यहां से करनी है। ये सामने चैत्र के महीने से शुरू होता है, और फाल्गुन के महीने में अपने त्योहार जो महीने ये खत्म होते हैं हिंदुओं के, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसको अपन ने अलग अलग ऋतुओं के अंदर इनको प्रोवाइडेशन किया हुआ है कि चैत्र मार्च और अप्रैल में आएगा, और अंत में फरवरी और मार्च में कौन आएगा, फाल्गुन आएगा। इसके बाद में अपन ने बात की थी किसकी, अंग्रेजी महीनों के नाम पढ़े थे अपन ने। ये तो बिल्कुल सिंपल है आपके लिए, और ये मुस्लिमों के थे। इनको अपन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आता है वो मुहर्रम का महीना है, इसके बाद में सफर, इसके बाद में रबी उल थानी, फिर है रबी उल अव्वल, रबी उल थानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल थानी। इसके बाद में आता है रज्जब का महीना, फिर आता है सावन, रमजान, सव्वाल, जिलकाद और जिलहिज। ये इनके 12 महीने हैं। इन 12 महीनों में जो त्योहार आते हैं वो मैंने आपके सामने
हमने लिख दिए ये पूरे।